हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। जनवरी से जुलाई तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इकोनॉमी से रहे हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। ऑप्शन सी इसमें सही है। आरबीआई की यदि हम बात करते हैं तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेड क्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और आरबीआई के गवर्नर हैं फिलहाल में शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक थी 40 पोजीशन पे आया था इंडिया। ये जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IMD। इसमें टॉप 3 कंट्रीज थे। डेनमार्क सबसे पहले नंबर पे आया था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, आयरलैंड दूसरे पे था और स्विट्जरलैंड तीसरे पे था। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है अगस्त में, और करंट रेपो रेट क्या है तो उसके हिसाब से तो रेपो रेट जो है अभी फ़िलहाल जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार है 6.50%। ये अनचेंज रहा है, यानी कि पहले भी इतना ही था। तो यहाँ पे रेपो रेट 6.50%, रिवर्स रेपो रेट रहा है 3.35%। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको पता होगा, ये जो है आरबीआई जो है ये मेंटेन करती है। क्यों करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब या फिर बढ़ाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे उधार देती है किसी सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे। यदि आरबीआई को ऐसा लगता है कि पैसे जो है मार्केट में ज़्यादा फ्लो होने चाहिए, लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, पैसे का फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, तो वो जो रेपो रेट है उसको कम दर पर कर देते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे कर देते हैं, ताकि यदि कॉमर्शियल बैंक उनसे उधार लें तो कॉमर्शियल बैंक आगे चल के जो लोग हैं, हमारे जैसे लोग, उनको कम दर पर पैसे दे पाएँ और लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो और लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाए। यदि आरबीआई चाहती कि लिक्विडिटी कम हो, पैसे कम फ्लो हो, तो क्या करेगी, रेपो रेट जो है दर बढ़ा देगी, ताकि जो आगे चल के जो लोग हैं वो पैसे भी महंगी दर पर ले पाएँ और जिससे कि लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाए। रेपो रेट 6.50% था, रिवर्स रेपो रेट था 3.35%। रिवर्स रेपो रेट वो होता है जहाँ पे जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक के पैसे लेती है और उनको सर्टेन इंटरेस्ट रेट देती है। इसमें अपोजिट हो जाता है रेपो रेट में। तो रेपो रेट में तो क्या होता है, बैंक जो है उधार लेती हैं, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो आरबीआई के पास अपने पैसे रखती हैं एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे। बैंक रेट 6.75% रखा है, CRR 4.50% रखा है। CRR का आपको पता होगा कैश रिजर्व रेशियो, जो कि कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास लैंड करना पड़ता है और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एकदम कैश में ये पैसे रखे जाते हैं। MSF 6.75%, SLR 18% हो गया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप एक्सपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का फाइनेंशियल ईयर 2023 में कौन सा जो है स्टेट बन गया है? तो ये तमिलनाडु बन गया है, ऑप्शन ए। तो इसने 22.8% ग्रोथ जो है वो देखी है, और पिछली जो प्रीवियस ईयर्स में जो ग्रोथ रेट रही थी वो 11.98% रही थी और इस बार 22.8% है। तमिलनाडु की यदि हम बात करते हैं तो इसकी कैपिटल चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर इसके M.K. स्टालिन है और लैंग्वेज इसकी तमिल है। फर्स्ट महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से किसको मिला है? तो ये रतन टाटा को मिला है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। उद्योग रत्न अवार्ड जो है एक स्टेट लेवल का अवार्ड है जो उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिसने इंडस्ट्रियल सेक्टर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन लाया है। तो महाराष्ट्र में ये मिला है रतन टाटा को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को होता है GST डे, क्योंकि इस दिन ही इम्प्लीमेंट हुआ था GST। और GST जो है एक इनडायरेक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जो कि लेवी किया जाता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन इंडिया। एक्सेप्शन इसमें है पेट्रोलियम, अल्कोहलिक बेवरेज, स्टैम्प ड्यूटी, इन सब पे नहीं किया जाता है, बाकी सब पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इंडियन बैंक जो है ऐसी 4th मोस्ट वैल्यूएबल बैंक बन गई है वर्ल्ड में? तो 4th मोस्ट वैल्यूएबल बैंक बन गई है HDFC बैंक, ऑप्शन ए।
वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल बैंक कौन सी है? तो ये है JP मॉर्गन चेज एंड इसके अलावा ये बैंक ऑफ अमेरिका और इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये जो है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स हैं। और 4th नंबर पे हमारे इंडिया की है HDFC बैंक। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है AK भट्टाचार्य के द्वारा, अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा। ये पुस्तक जो है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर लिखी गई है। और इसमें क्या है, इसमें इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो रोल है, जो जर्नी है, किस तरह से वो कंट्री की इकोनॉमी को शेप करते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इंडियन सिटी जो है इज़ अ होम टू द मेधा रेल कोच फैक्ट्री, द लार्जेस्ट प्राइवेट कोच फैक्ट्री इन इंडिया इन द कंट्री? कौन सा भारतीय शहर देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का घर है? तो ये है हैदराबाद, ऑप्शन ए। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है मेधा रेल कोच फैक्ट्री का, जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट कोच फैक्ट्री है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $150 मिलियन का लोन इंडिया के स्टेट के रिसाइलेंट प्रोग्राम के लिए। तो कौन से स्टेट का है रिसाइलेंट प्रोग्राम जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $150 मिलियन जो है लोन दिया है? केरल का है ये। तो रिसाइलेंट प्रोग्राम क्या है? ये इनिशिएट हुआ था केरल में, ताकि एड्रेस किया जाए जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं और क्लाइमेट चेंज का जो भी प्रभाव आता है, उसी के अंतर्गत उसको मिटिगेट करना, उसका सॉल्यूशन निकालना ही इसका उद्देश्य है। कौन सा ऐसा शहर है जिसने सबसे ज़्यादा ऐसी रैंक हासिल की है जो कि मोस्ट रिलायबल सिटी बन गया है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023, जो कि पब्लिश होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा? तो कौन सा शहर सबसे ज़्यादा रहने योग्य है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स के अनुसार, जो कि पब्लिश होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा? तो इसमें वियना सबसे टॉप पे है, जो कि सबसे ज़्यादा आप वहाँ पे रह सकते हैं, इतना अच्छा शहर है ये। तो वियना जो है ऑस्ट्रिया का है। इसमें टॉप 10 पोजीशन मैंने यहाँ पे दिखाई गई है। हमारे इंडिया की भी है दिल्ली और मुंबई, लेकिन वो 140 पोजीशन से आगे हैं। और फर्स्ट पोजीशन पे वियना है, दूसरे पे कोपेनहेगन है जो कि डेनमार्क का है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का तीसरे नंबर पे है। Which countries are facing a 30% skill gap resulting in the inability to fill cyber security jobs? कौन सा देश 30% कौशल अंतर का सामना कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप साइबर सुरक्षा नौकरियों को भरने में असमर्थता हो रही है? तो इंडिया कर रहा है, क्योंकि अब तक देखो आप एक एजुकेशन गैप हो गया है कि जिस हिसाब से एजुकेशन ली गई है उस हिसाब से जो अब टेक्नोलॉजिकल जॉब आ रही है उसमें थोड़ा मिसमैच देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से जो स्किल गैप है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इंडिया में ऐसा हो रहा है। लेटेस्ट रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार कौन सी ऐसी कंपनी है इंडिया की जो कि मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड बन गई है, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय जो हैं वो जॉब पाना चाहते हैं और वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो लोग। तो ये टाटा पावर कंपनी जो है ऑप्शन सी, इसमें सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉय हैं ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर $600 मिलियन इन द क्लाइमेट इनिशिएटिव? तो किस देश ने जलवायु पहल में $600 मिलियन से अधिक के निवेश की घोषणा की है? USA ने की है ये। तो जो ये फंड है ये यूज होगा असिस्ट करने के लिए जो भी कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं अक्रॉस द कंट्री, कॉम्बैट करने में क्लाइमेट चेंज। और एज स्टेटेड बाय द वाइट हाउस ऑफिशियल, तो USA ने ऐसा बोला है कि जो भी मिटिगेट करना है हमें, कोस्टल कम्युनिटी जो भी अफेक्ट होती हैं, क्लाइमेट चेंज जो भी आता है उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए जो ये इन्वेस्टमेंट है ये की गई है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है फिनटेक सिटी एंड टावर प्रोजेक्ट? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने फाउंडेशन स्टोन रखा है फिनटेक सिटी और टावर प्रोजेक्ट का। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो मंथली पेंशन प्रोवाइड करेंगी जितने भी पद्मा अवार्डीज हैं स्टेट के, यानी कि जितने भी व्यक्तियों को उस स्टेट से पद्म अवार्ड मिलता है उनको मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसा हरियाणा की गवर्नमेंट ने बोला है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया है कि 10,000 रुपये की मंथली पेंशन दी जाएगी जिन लोगों को भी पद्म अवार्ड मिलता है हरियाणा से। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसको अवार्ड मिला है? ये सेंट्रल बैंकिंग का एंड इकोनॉमिक रिसर्च जनरल के द्वारा लंदन में। तो लंदन में आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2023 के गवर्नर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास जो है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बने हैं। कौन सी बैंक ने पार्टनरशिप की है तमिलनाडु के स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ?
तो ये की है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है तमिलनाडु के स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का? बिल्ड करना है स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म, जो भी गरीब हैं वहाँ से रूरल एरियाज़ में जो भी गरीब हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स देने हैं, उसमें उनको इनेबल कराना है ताकि जो हाउस होल्ड की इनकम है वो इंक्रीज हो सके। फाइनेंशियल और अदर सर्विसेज के द्वारा उनकी जो लाइवलीहुड है उसको इन्हांसमेंट करना है, इस जो मिशन है इसका उद्देश्य। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार कितने जो मिलियन लोग हैं ये एज अ फोर्स लेबर जो है इंडिया में वर्क कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 11 मिलियन पीपल। इंडिया ने ग्लोबल स्लेवर इंडेक्स को टॉप किया है, इसके अनुसार 11 मिलियन जो लोग हैं एज अ फोर्स लेबर कंट्री में काम कर रहे हैं। अब हम बजट देख लेते हैं एक बार। तो टोटल एक्सपेंडिचर इस बार के बजट का 45 लाख करोड़ था, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35 लाख करोड़ था और कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ था। फिस्कल डेफिसिट 5.9% था, रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% रहा है, प्राइमरी डेफिसिट 2.3%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7%। तो इस डाटा में से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन चारों को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, 59, 29, 23, 17, इस नंबर को इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो मनी कहाँ पे एलोकेटेड हुई है बजट में? तो इंटरेस्ट पेमेंट को जो है वो दी गई है 20%, स्टेट के शेयर ऑफ टैक्स ड्यूटीज़ को मिला है 18%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए जो बजट है जो एक्सपेंडिचर है वो अलोकेटेड हुआ है बजट में 17%, डिफेंस के लिए 8% हुआ है अलॉटेड, सब्सिडीज़ के लिए 7%। सबसे ज़्यादा पैसे आ कहाँ से रहे हैं बजट में? तो बोरोइंग से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, लायबिलिटीज से 34%, यानी कि बोरोइंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बोरोइंग करना अच्छी बात है, यानी कि अभी हम विकसित हो रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो बोरोइंग दिखाता है कि हम उत्साहवर्धक हैं इस चीज़ के लिए कि हम भी डेवलप्ड कंट्री बन जाएँ। तो इसके लिए बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट के लिए तो बोरोइंग ज़रूरी है ही। जीएसटी जो है 17% से जीएसटी से 17% आते हैं पैसे, इनकम टैक्स से 15%। किस बैंक ने रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव जिसका नाम है विशेष लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एचडीएफसी के द्वारा। एचडीएफसी ने विशेष जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका एम है कस्टमर इन द सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में इनको आइडेंटिफाई करना है। कौन सी कंट्री में 1 मिलियन से ज़्यादा पोलियो वैक्सीन जो है डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा था। तो वायलेंस के चलते सूडान में 1 मिलियन से ज़्यादा पोलियो वैक्सीन डिस्ट्रॉय हो गई थी। कौन सी कंट्री लार्जेस्ट रिसिपेंट बन गई है एडीबी लोन्स की एशिया में 2022 में? तो कौन सा देश 2022 में एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? सबसे ज़्यादा प्राप्तकर्ता पाकिस्तान बन गया है, ऑप्शन सी। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये किया है इंडिया ने और यूनाइटेड किंगडम ने साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर के लॉन्च किया है। फिच रेटिंग ने प्रेडिक्ट किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 2023-24 के लिए कितनी % रखी है जो है फिच रेटिंग्स ने? तो ये 6.0% रखी है फिच रेटिंग्स ने। वर्ल्ड बैंक ने रखी है 6.3% फिस्कल ईयर 2024 में। तो यहाँ पे कुछ रिसेंट फैसिलिटीज़ हैं जो कि लॉन्च की गई हैं बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर में। यदि आप जो बच्चे हैं वो बैंक्स और इंश्योरेंस की कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो इस स्लाइड को आप देख सकते हैं। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। कौन सा एयरपोर्ट ऐसा है जो कि वर्ल्ड के 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में शामिल हो गया है एज पर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा यात्रियों द्वारा दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के क्लब में शामिल हो गया है? तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। और आईजीआई ने इसको वर्ल्ड का इंदिरा गांधी जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको वर्ल्ड का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताया गया है। और चाइना का वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है यूएसए के बाद, यानी कि एविएशन मतलब जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह बनते हैं। तो चाइना इसमें वर्ल्ड 2nd नंबर पे है यूएसए के बाद, यूएसए पहले नंबर पे है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9th नंबर पे है एज अ बिजिएस्ट एयरपोर्ट। परिवार फैमिली सेविंग अकाउंट इन द फिस्कल ईयर 2024 किस बैंक ने लॉन्च किया है ताकि गैप को मिनिमाइज किया जाए डिपॉजिट ग्रोथ जो है और क्रेडिट ग्रोथ जो है उसमें? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया था 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन इसके दिनेश कुमार खारा हैं। मराठा उद्योग रत्न अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है नीलेश सांबरे को।
नीलेश भगवान सांबरे, जिनको अप्पा भी बोला जाता है, जो कि फाउंडर हैं जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन और संस्था की, इनको अवार्ड दिया गया है मराठा उद्योग रत्न अवार्ड। हाईएस्ट यूटिलाइजेशन जो है एमपी लैड्स फंड्स में 2023 में किसने किया है सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन? तो एमपी लैड फंड के अनुसार जो भी कंस्टिट्यूएंसी होती है पर्टिकुलर एमएलए की, उनके लिए उनको विकसित करने के लिए उस कंस्टिट्यूएंसी को पैसे मिलते हैं, तो उसी पैसे का सबसे ज़्यादा जो अच्छा इस्तेमाल है वो गुजरात की गवर्नमेंट ने किया है। ऑप्शन बी। कौन से स्टेट ने किया है? गुजरात ने। और जो ये डाटा है रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड एट द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा किसको मिला है? तो ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को। फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसके पास 50 लाख शेयर होल्डर हो चुके हैं, कौन बन गई है? ये बन गई है यस बैंक। इसमें 50 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हो गए हैं। तो यस बैंक जो है फाउंड हुई थी 2004 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ इसके प्रशांत कुमार हैं। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। चेयरमैन इसके सुनील मेहता हैं। मिशन 50 के EV4 CEO जो है ये लॉन्च किया गया है एक पायलट स्कीम है फाइनेंसिंग टर्म्स को और बेटर करने के लिए इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस और स्ट्रेंथन करने के लिए होल इकोसिस्टम को। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है सिडबी ने। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये फाउंड हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चेयरमैन इसके सिवायस रमन है। Which of the following bank has reintroduced 400 days अमृत कलाश रिटेल टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम? निम्न में से किस बैंक ने 400 दिनों की अमृत कलश रिटेल टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी योजना शुरू की है? तो ये की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंड हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन 2023? 2023 में अपेक्षित वैश्विक व्यापार वृद्धि का प्रतिशत क्या है? ये है 1.7%। वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज लिस्ट 2023 में सबसे ज़्यादा वेल्दिएस्ट सिटी कौन सी है? तो ये है न्यूयॉर्क। सबसे ज़्यादा धनी शहर है न्यूयॉर्क। तो टॉप में न्यूयॉर्क सिटी जो है यूनाइटेड स्टेट की, ये पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा रिच कंट्री है, ये रिच सिटी है ये। मुंबई की बात करें तो 21st पोजीशन है। दिल्ली 36th पोजीशन पे आया है। कोलकाता 63rd पे। हैदराबाद 65th पे। फर्स्ट ओil रिफाइनरी ऑफ मंगोलिया विच इज़ बिल्ट एंड फंडेड विद इंडियन असिस्टेंट विल बी कम्प्लीटेड बाई विच ईयर? तो मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी जो भारतीय सहायता से निर्मित और वित्त पोषित है किस वर्ष तक पूरी की जाएगी? 2025 तक। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2022 का किसको मिला है? किसको चुना गया है? ये चुना गया है शशिधर जगदीशन को, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं HDFC बैंक के। CEO ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक किसको अपॉइंट किया गया है? टिम मायोपोलस को। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है? तो सबसे कम बिहार की है। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड द वुमेन्स आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023? तो ये मिला है हरदीप सिंह पुरी को मिला है। चेयरमैन कौन बने हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की? तो ये बने हैं दीपक मोहांती। सेंटर ने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑयल जेटी एट दीनदयाल पोर्ट कंडाला इन गुजरात फॉर हाउ मैनी करोड़ रुपए? तो इन्होंने किया है 123 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा कौन सा एयरपोर्ट है जो कि सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है एशिया पैसिफिक में? तो ये है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सबसे ज़्यादा क्लीन एयरपोर्ट है एशिया पैसिफिक में। इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए? तो ये किया है USA के साथ। गवर्नमेंट ने अलोकेटेड किया है बजट ऑफ 9,023 करोड़ टू भारत अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इसरोज मिशन? तो सरकार ने इसरो के किस मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 9,023 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? गगनयान को किया है। गगनयान का ऑब्जेक्टिव क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को अचीव करना है और सेफ रिटर्न करना है, यानी कि ह्यूमन्स को भेजना है अर्थ ऑर्बिट में और सेफ हमें वापस भी लाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है प्लान टू सेटअप हाउ मैनी मेगा टेक्सटाइल पार्क? तो कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई है? 7।
तमिलनाडु में बनेगा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनमें बनेगा 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें 26% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है? तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की गई है यूनेस्को के द्वारा। 26% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है इसके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को रिपोर्ट। पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसने रजिस्टर किए हैं 10,000 न्यू MSME? तो ये है ऑप्शन बी इरानकुलम, जो कि केरल का है। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस? तो ये की है इंडिया ने। तो G20 मीटिंग के अनुसार अंतर्गत इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। जैसे कि इंडिया के पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वैसे ही इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस भी हो गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल को जो है बूस्ट करना है। इसमें ब्राज़ील और USA के पास तो ऑलरेडी जो है बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन है। गोल ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया का गोल है टारगेट सेट करना है 20% इथेनॉल का ब्लेंड हो जाना चाहिए गैसोलीन में 2025 तक, और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो है 2018 में आई थी। रिसेंटली एंजल टैक्स को अमेंड किया गया है। एंजल टैक्स किससे एसोसिएटेड है? स्टार्टअप से। अम्लन स्कीम जो है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? नमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, तो ये किया है उड़ीसा ने। इससे 1.37 करोड़ लोगों को बेनिफिट होगा, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं, लैक्टेटिंग मदर आती हैं, जिनकी रिप्रोडक्टिव एज है वो वुमेन आती हैं। कैपिटल उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। IAF टू एक्वायर न्यू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अंडर विच मिशन? तो IAF किस मिशन के तहत नई परिवहन विमान प्राप्त करेगा? तो ये करेगा मेक इन इंडिया के तहत। फर्स्ट G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी जोधपुर में, पहली वाली। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसको रीअपॉइंट किया गया है? तो ये बने हैं विनय मोहन कवात्रा। हाउ मच टैक्स अ पर्सन विद एनुअल 3 लाख इनकम हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द रिसेंट बजट 2023? तो ये है 0%। और न्यू टैक्स रेट्स ये रहे, जिसमें 0 से 3 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10% कर दिया गया है, 9 से 12-15% कर दिया गया है। हाउ मेनी न्यू लैब्स विल बी डेवलप फॉर 5G सर्विस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द बजट 2023? भारत में 5G सेवाओं के लिए कितनी नई लैब विकसित की जाएंगी? तो ये है ऑप्शन ए 100। फिजिकल डेफिसिट जो है प्रोजेक्ट किया गया है कि कितने % 2025-26 तक ही आ जाएगा? तो घट जाएगा, तो 4.5% 25-26 तक घट जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 6.4% तक 2022-23 में लाने की बात की गई थी, 5.9% 2023-24 में लाने की बात की गई थी, और 4.5% ये हो जाएगा 2025-26 तक, ऐसी बात की जा रही है। बजट 2023 में मिशन जो है एलिमिनेट करने का सिकल सेल एनीमिया को किस साल तक रखा गया है? 2047 तक एलिमिनेट करना है सिकल सेल एनीमिया को। सिटी फाइनेंसिंग रैंक जो है किसको एवेल्यूट करती हैं? तो ये करती हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ को। ये रिलीज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। ये जो है सिटीज़ की रैंक करेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर अंडर द 4 कैटेगरी, जिसमें एवं 4 मिलियन पॉपुलेशन की कैटेगरी अलग बनाई गई है, 1 से 4 मिलियन की अलग बनाई गई है, इसके अलावा 1 मिलियन तक अलग बनाई गई है, और इसके अलावा लेस देन ये जो है 1 लाख की अलग बनाई गई है। डिजिटल फाइनेंस इंडेक्स किसने रिलीज किया है? तो ये रिलीज किया है RBI ने। ये इंडेक्स जो है कैलकुलेटेड होता है 2018 को बेस पीरियड मान के, और 2023 DPI जो है इसमें जो वो है इंडिया की जो स्कोर है वो है 377.46। 2022 में 349 था, और 2021 में 304 था। पैन टू बी यूज्ड एज कॉमन आइडेंटिफायर इट इज़ हाउ मेनी डिजिट नंबर? तो पैन जो है उपयोग किया जाएगा सामान्य पहचानकर्ता के रूप में। इस कितने अंकों की संख्या है? 10 की। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैन का इस्तेमाल करेगी एज अ यूनिवर्सल आइडेंटिफायर। इससे जो डुप्लीसिटी है इंफॉर्मेशन में वो रिड्यूस हो जाएगी, और बर्डन भी रिड्यूस होगा। अमेंडमेंट देखी गई है एनहांस बिजनेस में गिफ्ट सिटी में, कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो ये गुजरात में लोकेटेड है। फुल फॉर्म है इसकी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, और ये पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है इंडिया में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ये प्रोग्राम जो है 4.0 एडिशन, ये ट्रेन करेगा लैक ऑफ यूथ को इन द नेक्स्ट 3 ईयर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोल ही रही है।
स्किल ऑफ यूथ को बूस्ट करना इसका उद्देश्य है। ले ऑफ अभी खबरों में था, तो ले ऑफ क्या है, तो ये जॉब से संबंधित है। ले ऑफ में जो है एम्प्लॉयज़ को रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि अब प्रॉफिट घटने लगता है, तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ से हटा दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक कंपनीज है वर्ल्ड में, इसने 3500 एम्प्लॉयज़ को हटाया है क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा था। बाय एशिया फोरम कौन से शहर में ऑर्गेनाइज हुई है, तो ये हुई है हैदराबाद में। 2023 में इंडिया ने ज्वाइन किया है यूके गवर्नमेंट को इन होस्टिंग दी फोरम, और इस ईयर जो है फोरम जो है फोकस कर रही है एमएसएमई सेक्टर पे। इस बार की थीम थी शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन एडवांसिंग फॉर वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रैम्प स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच। रैम्प योजना में से किससे संबंधित है, एमएसएमई से संबंधित है ये। ओके, फुल फॉर्म है इसकी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। 2022 में $10.8 बिलियन के साथ भारत में स्टार्टअप फंडिंग में कौन सा स्टेट शीट्स पर रहा है, तो ये बेंगलुरु टॉप पे रहा है स्टार्टअप फंडिंग में, और इसके बाद मुंबई आता है, फिर गुरुग्राम आता है। व्हील वॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 किससे संबंधित है, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जो है एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं कि मोस्ट एम्प्लॉयबल टैलेंट है इसमें 2023 में। लास्ट 1 ईयर में इंक्रीज हुआ है इंडिया की जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है उसमें, और 50.3% जो है कैंडिडेट एम्प्लॉयबल हैं, और इंक्रीज बताया जा रहा है 46.2% का। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है डेवलप हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है, एक मिनट रुकिए, ये हो रहा है तमिलनाडु में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो है इसने अवार्ड किया है ये RIL को ये कॉन्ट्रैक्ट, और सेटअप करने के लिए इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि चेन्नई के पास होगा, और ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट होगा अंडर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो कि लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2021 में। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए इसका कमेंट सेक्शन में सही उत्तर बताना। बजट 2023 में एलिमिनेट करने के लिए सिकल सेल एनीमिया को, इस मिशन को एलिमिनेट करने के लिए कौन से साल तक का जो है ये प्लान रखा गया था। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।